हेलो स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट साइंस का बायोलॉजी पॉइंट चैप्टर और न्यू चैप्टर 9 कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था आनुवंशिकता किसे कहते हैं, जैव विकास क्या है, जैव विकास की अवधारणा किसने दी। तो जैव विकास की अवधारणा चार्ल्स डार्विन ने दी थी। इसके अलावा मैंने बताया था कि आनुवंशिकता के जनक का नाम, तो आनुवंशिकता के जनक का नाम है ग्रेग नॉर्जन मेंडल। इसके अलावा कल पढ़े थे विभिन्नता, किस कारणों से विभिन्नता होती है, विभिन्नता के प्रकार पढ़े थे, आनुवंशिक विभिन्नता और वातावरणीय विभिन्नता। फिर पढ़े थे मेंडल्स ने मटर के पौधों को क्यों चुना और मेंडल्स की सफलता के कारण। उसी क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं और पहला टॉपिक पढ़ते हैं। मेंडल्स ने आनुवंशिकता को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख 3 नियम बनाए। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तीसरा पृथक्करण का नियम। तो सबसे पहले आज पहला नियम पढ़ते हैं, प्रभाविता का नियम। मेंडल्स के प्रभाविता के नियम के अनुसार जब 2 जनकों में यानी माता और पिता में आपस में संकरण कराया जाता है या निषेचन कराया जाता है तो उत्पन्न होने वाली संतानों में किसी एक जनक का गुण प्रदर्शित होता है। वह या तो माता का गुण होगा प्रदर्शित या फिर पिता का गुण होता है। और जो गुण प्रदर्शित होता है उस गुण को प्रभावी कहते हैं और जो गुण प्रदर्शित नहीं होता उसे अप्रभावी कहते हैं और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे बच्चों। मेंडल्स के प्रभाविता के नियम के अनुसार जब 2 जनकों में यानी माता और पिता में संकरण या निषेचन कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में माता और पिता में से किसी एक का गुण प्रदर्शित होता है। जो गुण प्रदर्शित होता है उसको हम प्रभावी कहते हैं और जो गुण प्रदर्शित नहीं होता उसको हम अप्रभावी कहते हैं और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसलिए कई बार आपको आपके लोग देखकर बोलते होंगे कि आप अपने मम्मी जैसे दिखाई देते हैं, यानी आप में माँ का गुण प्रभावी है। और अगर कोई बोलता है आप अपने पापा जैसे दिखाई दे रहे हैं तो आप में आपके पिता के गुण प्रभावी है। उदाहरण के लिए मेंडल्स ने क्या किया, मटर के 2 पौधे लिए, एक लंबा मटर का पौधा और एक बौना मटर। जब इसमें उन्होंने आपस में संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन में जो संतान पैदा हुई वो सभी कैसी थी, सभी संतान लंबी पैदा हुई। क्यों लंबी पैदा हुई बच्चों? क्योंकि लंबे के जो जीन गुण थे वो ज्यादा प्रभावित थे इसलिए प्रदर्शित हो गए और बौने के गुण उसमें उपस्थित थे परंतु प्रदर्शित नहीं हुए। तो ये था प्रभाविता का नियम। सेकंड टॉपिक है या सेकंड नियम है मेंडल्स का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल्स ने दूसरे नियम में बताया इनके नियम के अनुसार जब 2 लक्षणों को प्रदर्शित करने में 2 जनकों के बीच संकरण कराया जाता है। 2 जनक मतलब माता और पिता के 2 गुणों को प्रदर्शित करने के लिए, कितने गुणों बच्चों? 2 गुणों को प्रदर्शित करने के लिए जब 2 जनकों में आपस में संकरण कराया जाता है तो उत्पन्न होने वाली संतान में या प्रथम पीढ़ी में सभी जनक के गुण एक साथ प्रदर्शित होते हैं। कोई भी किसी भी गुण को अप्रभावी नहीं करता, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम प्रभाविता का उल्टा होता है। इसमें एक गुण प्रदर्शित होता है दूसरा नहीं, जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन में दोनों जनकों के माता और पिता दोनों के गुण प्रदर्शित होते हैं और जितने
गुण है सारे के सारे स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित होते हैं, इसलिए इसको हम स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। एक बार फिर से सुनेंगे। स्वतंत्र अभिव्यंजन के नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक लक्षणों के आधार पर जनकों का यानी माता और पिता का संकरण कराया जाता है तो उत्पन्न होने वाली संतानों में दोनों जनकों के गुण एक साथ प्रदर्शित होते हैं स्वतंत्र रूप से। कोई किसी के गुण को नहीं रोकता, प्रभाविता का उल्टा होता है, इसलिए इसको स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम कहते हैं। मेंडल्स ने दो मटर के पौधे लिए थे, एक पीला फूल वाला और उसके बीज कैसे थे गोल, और दूसरा लिया हरा फूल वाला मटर और उसके जो बीज थे वो सिकुड़े हुए थे। और जब इनमें उन्होंने क्या कराया, संकरण कराया, तो प्रथम पीढ़ी में F1 में जो संतान पैदा हुई उनमें पीला गुण भी था, गोल भी था, हरा भी था और सिकुड़ा हुआ गुण भी था, जिसका अनुपात निम्न प्रकार से था। पीला और गोल 9 पौधे बने, फिर पीला और सिकुड़ा वाला पौधा 3 बना, फिर हरा और गोल वाला बीज या पौधा 3 बना और लास्ट में हरा और सिकुड़ा वाला 1 बना। अर्थात इसका अनुपात क्या होगा बच्चों, अनुपात हुआ 9:3:3:1, यानी वो पीला भी गुण प्रदर्शित किया, गोल भी, हरा भी और सिकुड़ा भी, इसलिए इसको कहते हैं स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम आज पढ़ेंगे, पृथक्करण का नियम। मेंडल का तीसरा नियम पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम के अनुसार, नाम से मालूम है अलग होना, तो हम सबको जानते हैं कि जब जनकों में निषेचन या संकरण होता है तो युग्मक बनते हैं, शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं। मां से क्या बनता है बच्चों, अंडाणु, और पिता से शुक्राणु। तो जब संतानों में या जनकों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है तब शुक्राणु बनते समय या युग्मक अंडाणु बनते समय यानी युग्मक बनते समय माता पिता के जो गुणसूत्र के जोड़े होते हैं वो युग्मकों में कभी भी एक साथ नहीं जाते, जाने से पहले वो अलग हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। तो मेंडल्स के पृथक्करण के नियम को फिर से समझेंगे। मेंडल्स के पृथक्करण के नियम के अनुसार जब जनकों में यानी माता और पिता में युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक माने मां में अंडाणु और पिता में क्या बनता है बच्चों, शुक्राणु। तो जब युग्मकों का निर्माण होता है यानी अंडाणु और शुक्राणुओं का निर्माण होता है तब माता और पिता के गुणसूत्र जोड़ों में नहीं जाते, जोड़ों में जाने से पहले वो अलग हो जाते। यानी माता में क्या होता है, गुणसूत्र X एक साथ होता है, जब युग्मक बनता है तो ये जाने से पहले अलग अलग होता है, ये अलग अलग हो गए। इसी तरह पिता में क्या बनता है बच्चों, पिता में शुक्राणु बनता है, गुणसूत्र X और Y होता है। संतान में जाने से पहले या शुक्राणु में बनने से पहले ये आपस में अलग अलग हो जाते हैं। तो दो प्रकार का अंडाणु बन जाता है XX वाला और दो प्रकार का शुक्राणु बनता है, एक में X और एक में Y। तो इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। नेक्स्ट टॉपिक है जीन के कार्य। लिखिए, तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए जीन होता है। जीन हमारे गुणों को वहन करने वाला यानी हमारे गुणों को हमारी संतानों में पहुंचाने वाली इकाई को हम जीन कहते हैं। जीन जो है बच्चों हमारे गुणसूत्र। अब ये गुणसूत्र कहाँ होता है, प्रत्येक
कोशिका के केंद्र में धागेनुमा आकृति पाई जाती है, इसे हम गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र के अंदर प्रत्येक कोशिका के केंद्र में धागेनुमा आकृति गुणसूत्र पाई जाती है। और गुणसूत्र के अंदर इस तरह से धागा होता है गुणसूत्र का, इनमें मोतियों के समान बच्चों, मोतियों के समान पाए जाते हैं जीन। और यही जीन माता पिता के गुणों को संतानों में पहुंचाते हैं, यानी हमारे माता पिता के जो लक्षण हमारे शरीर में इसी जीन के कारण, और हमसे हमारे बच्चों में जाएंगे वो भी इसी जीन के कारण। तो जीन किसे कहते हैं? जीन गुणसूत्र में पाए जाने वाली आनुवंशिक इकाई है जो जनक के गुणों को संतानों में पहुंचाती है। तो जीन के कार्य समझ में आ गया बच्चों। जीन का प्रमुख काम है आनुवंशिक गुणों को कहां पहुंचाना? संतानों में पहुंचाने का काम करता है। सेकंड, प्रोटीन का निर्माण करता है। और थर्ड नंबर, आरएनए का निर्माण करता है। पहला जीन क्या करता है? माता पिता के गुणों को संतानों में पहुंचाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है सेकंड, और थर्ड आरएनए का निर्माण करता है। नेक्स्ट टॉपिक है जीनोटाइप एवं फेनोटाइप में अंतर। जीनोटाइप और फेनोटाइप में क्या अंतर है? जीनोटाइप को जीन प्रारूपी कहते हैं, यानी जीन के द्वारा प्रदर्शित होने वाला गुण, और फेनोटाइप उसके शरीर की बनावट द्वारा प्रदर्शित होने वाला गुण। तो जीनोटाइप और फेनोटाइप में निम्न अंतर है। पहला, यह जीन संगठन को प्रदर्शित करता है और ये बाहरी लक्षण को प्रदर्शित करता है। यह जीनों के गुणों को प्रदर्शित करता है, यह जीव के शरीर के आकार, रूप और रंग को प्रदर्शित करता है। इसके द्वारा उत्पन्न जीव में लक्षण एक समान होते हैं और इसमें जीन के लक्षण अलग अलग होते हैं। यह वातावरण द्वारा प्रभावित नहीं होता और ये वातावरण द्वारा प्रभावित हो जाता है। आज की लास्ट टॉपिक, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। सबसे पहले जानेंगे समयुग्मजी होता क्या है और विषम। सबसे पहले बच्चों समयुग्मजी और विषमयुग्मजी जानिए। किसी भी जीव के शरीर में गुणसूत्र जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे स्त्रियों में या महिलाओं में गुणसूत्र जोड़ों में होते हैं एक्स और ये एक जैसे हैं, दोनों में एक्स हैं, तो इसे हम कहेंगे समयुग्मजी। युग्मज माने जोड़ा, सम माने समान जोड़ा वाला गुणसूत्र, यानी ऐसे गुणसूत्र जो एक जैसे दिखाई देते हैं और एक समान होते हैं, उसको हम समयुग्मजी कहते हैं। विषमयुग्मजी मतलब जिसमें जोड़े के गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, जैसे कि पिता में ऐसा होता है, पिता में एक एक्स होता है और एक वाई होता है, तो दोनों अलग अलग हो गया, तो ये क्या हो गया बच्चों? विषमयुग्मजी। तो समयुग्मजी का मतलब होता है जिसमें जीन्स कारक या गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, जैसे XX, और विषमयुग्मजी का मतलब होता है जिसके जीन्स कारक या गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, जैसे XY। फिर इसके बाद समयुग्मजी में एक ही प्रकार का युग्मक बनता है, यानी अंडाणु बनता है, एक ही जैसा अंडाणु बनता है, X और X। विषमयुग्मजी में जो युग्मज बनता है यानी शुक्राणु बनता है, वो एक X होता है और दूसरा Y, अलग अलग बनता है। थर्ड पॉइंट है, इसमें एक ही प्रकार का जीव बनता है, एक जैसा जीव बनता है, और इसमें अलग अलग प्रकार का जीव बनता है। तो इस तरह से आज की क्लास आप लोगों की कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पहला प्रभाविता का नियम बहुत जरूरी है, परीक्षा में आता है ये बोर्ड एग्जाम में। सेकंड, मंडल के सतत अवयवों के नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड, पृथक्करण के नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों जीनोटाइप एवं फेनोटाइप में अंतर एवं समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी में अंतर, इन अंतरों में से 3 नंबर में कोई ना कोई एक अंतर अवश्य
इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे, कॉपी में नोट बनाएंगे और YouTube वीडियो को क्लिक करके उसको अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में अपना नाम देंगे। थैंक यू।